वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपनी अकाउंट के परिचय पर आधारित टोटल 40 प्रश्न और यह टोटल 5 सेट में मैं लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इससे मैं टोटल 200 क्वेश्चन बताऊंगा और इन्हीं प्रश्नों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। हूबहू एकदम एज इट इज़ ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया है उसे क्या माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा, आप इसे क्विक रिवीजन के माध्यम से पढ़ेंगे। कल मैं आपको टोटल 5 वीडियो लेके आ जाऊंगा इस टॉपिक से। टोटल 5 वीडियो, उन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक कृत्रिम कानून व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, आप यहाँ आंसर भी मिलाते चलेंगे और आप भी हमारे साथ आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व आमतौर पर कैसा होता है। तो इसका दायित्व होता है सीमित, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, वह पूंजी जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है अधिकृत पूंजी। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जो जनता को खरीदने के लिए प्रस्तावित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है निर्गमित पूंजी। हमारा अगला प्रश्न है, जिन शेयरधारकों को लाभांश के भुगतान और पूंजी की वापसी में प्राथमिकता दी जाती है उनके पास कौन से शेयर होते हैं। तो उनके पास होते हैं प्रेफरेंस शेयर। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं। तो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। हमारा अगला प्रश्न है, जब शेयर उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है प्रीमियम पर निर्गमित। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर आवेदन खाते की प्रकृति कैसी होती है, क्या होती है, ये आपको बताना है। तो यह होती है व्यक्तिगत खाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी किस पर शेयर जारी नहीं कर सकती है। तो किस पर शेयर जारी नहीं कर सकती है। तो बट्टे पर शेयर जारी नहीं कर सकती, यानी डिस्काउंट पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम अभिदान की राशि जारी किए गए शेयरों के कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए। तो यह होनी चाहिए 90% से कम। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी शेयरधारक द्वारा कॉल की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कॉल इन एरियर। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर जब्ती का क्या अर्थ है। तो शेयर जब्ती का अर्थ होता है कॉल की राशि का भुगतान न करने पर सदस्यता रद्द करना। हमारा अगला प्रश्न है, जब्त किए गए शेयरों को फिर से जारी करने पर होने वाले लाभ को किस खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसे ट्रांसफ़र किया जाता है पूंजी आरक्षित खाता में। हमारा अगला प्रश्न है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है और अधिकतम संख्या कितनी होती है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, जो कि मैंने आपसे अभी अभी क्वेश्चन पूछा था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जान लीजिए कि इसमें टोटल 200 व्यक्ति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी की बैलेंस शीट किस अनुसूची के अनुसार बनाई जाती है। तो इसे बनाई जाती है अनुसूची 3 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है,
प्राथमिक पूंजी का वह भाग जो शेयरधारकों से मांगा गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है याचित पूंजी। हमारा अगला प्रश्न है, कॉल इन एरियर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है? तो इसे दिखाया जाता है शेयर पूंजी से घटाकर। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर प्रीमियम को बैलेंस शीट में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसे दिखाया जाता है आरक्षित और अधिशेष खाते में। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी का कौन सा दस्तावेज उसके उद्देश्यों को परिभाषित करता है? तो उसे परिभाषित करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के आंतरिक नियमों और विनियमों से संबंधित दस्तावेज कौन सा है? तो वह दस्तावेज है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमारा अगला प्रश्न है, जब जारी किए गए शेयरों से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अधिअभिदान। हमारा अगला प्रश्न है, अधिअभिदान की स्थिति में अनुपातिक आवंटन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, आरक्षित पूंजी का क्या अर्थ है? तो आरक्षित पूंजी का अर्थ होता है वह पूंजी जिसे केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कंपनी में अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं? तो यह होता है 15। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा प्राप्त अग्रिम मांग पर कंपनी द्वारा देय ब्याज की अधिकतम दर क्या है? तो यह है 12%। हमारा अगला प्रश्न है, बकाया मांग पर कंपनी द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर क्या है? तो यह ब्याज की दर होती है 10%। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेट इक्विटी शेयर किन्हें जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किया जाता है कर्मचारियों या निदेशकों को। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा आवंटन के कितने समय के भीतर जारी किया जाना चाहिए? तो यह जारी किया जाना चाहिए 2 महीना के भीतर। हमारा अगला प्रश्न है, बैलेंस शीट के में इक्विटी और देनदारियों पक्ष का मुख्य शीर्षक इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है की बात कही जा रही है, तो यहाँ गैर चालू संपत्तियाँ ये शीर्षक में नहीं शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिवेंचर क्या दर्शाता है? तो डिवेंचर दर्शाता है कंपनी का ऋण। हमारा अगला प्रश्न है, चुकता पूंजी की गणना कैसे की जाती है? तो यह किया जाता है याचित पूंजी या बकाया मांग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जब्त किए गए शेयर खाते का शेष जब्त किए गए शेयरों को फिर से जारी करने के बाद कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? तो इसे स्थानांतरित किया जाता है पूंजी आरक्षित में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी अपने शेयरों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है? तो वह है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी की एक सार्वभौमिक मुहर का होना अब क्या है? तो यह होता है वैकल्पिक। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कंपनी का जीवन उसके सदस्यों के जीवन पर निर्भर नहीं करता। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग किसमें किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है आवंटन पर देय राशि के लिए समायोजित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, जब्त किए गए शेयरों को फिर से जारी किया जा सकता है, यह
कहाँ जारी किया जा सकता है? तो सममूल्य प्रीमियम और बट्टे पर जारी किया जा सकता है, यह आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जब्त किए गए शेयरों को फिर से जारी करने पर दी जाने वाली अधिकतम छूट कितनी हो सकती है? तो यह अधिकतम छूट हो सकती है शेयर पर पहले से प्राप्त राशि तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इन प्रश्नों से आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको हुबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनसे मैं 4 वीडियो अपलोड करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इन प्रश्नों से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।